तो हम लोग टेस्ट सीरीज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक तटस्थ वास्तविक नीतिगत दर से क्या अभिप्राय है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। संभावित विकास के अनुरूप नीति दर, दूसरा है अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के बीच संतुलन बनाने वाली निष्पक्ष नीति, तीसरा विकल्प है मुद्रास्फीति एवं अविस्फीति दोनों को साधने वाली नीति, और चौथा है मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति के बीच संतुलन। तो जो इसमें पहला विकल्प है यानी कि संभावित विकास के अनुरूप नीति दर, इसे ही हम क्या कहते हैं, तटस्थ वास्तविक नीतिगत दर कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी करंट अफेयर से पूछा गया है कि इनमें से किस संगठन द्वारा दी हाई कॉस्ट ऑफ चीप वाटर नामक प्रतिवेदन जारी किया गया। इसपे 4 ऑप्शन दिए गए, अंकटाड, दूसरा है वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर, और तीसरा यूएनएफसीसी यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, और उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो जो ये रिपोर्ट जारी किया गया है वो है WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा। ये फिर आपने पूछा था कि 5वां नंबर क्वेश्चन इसमें ये गाजा आंसर क्यों होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि खुली हवा जेल शब्दावली प्रायः समाचार में रहती है, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। तो जब हम ओपन एयर प्रिजन की बात करते हैं तो ये एक्चुअल में गाजा के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये इतना तनावग्रस्त क्षेत्र है कि हमेशा कुछ ना कुछ इसमें होते रहता है, इसलिए हम इसे खुली हवा जेल के तौर पे कहते हैं। 6 क्वेश्चन जो है वो है साइंस टेक का क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा कथन क्वांटम डॉट्स को सही तरीके से निरूपित करता है। तो मैं सीधे इसका जो आंसर है उसका विकल्प को बताता हूं, यानी कि सी ऑप्शन, नैनो आकार के कण जो कि समान तत्वों के बड़े कणों से अलग व्यवहार करते हैं। 7वां नंबर करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है, साथ साथ इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन है कि पीस क्लॉज सब समाचार में रहता है, इसका संबंध किस संगठन से है। तो पहला ऑप्शन विश्व बैंक है, दूसरा संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद, तीसरा विश्व व्यापार संगठन, और चौथा है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब हम विश्व व्यापार संगठन की बात करते हैं तो इसमें दोनों प्रकार के देश शामिल हैं, विकसित देश भी हैं और विकासशील देश भी हैं। तो विकासशील देशों को जो सुविधाएं विश्व व्यापार संगठन की तरफ से मिलती हैं तो उन्हीं के लिए हम पीस क्लॉज शब्द इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 13 है यार्कोवस्की प्रभाव, जो कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और साइंस टेक का भी है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि यार्कोवस्की प्रभाव का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो पहला जो विकल्प है हरिकेन, दूसरा है धूमकेतु, तीसरा नाभिकीय विखंडन, और चौथा है नाभिकीय संलयन। तो ये जो प्रभाव का संबंध है सेलेस्टियल बॉडी से यानी कि आकाशीय पिंड से, जिसका जो आंसर होगा वो धूमकेतु होगा। 14 नंबर क्वेश्चन एक पूछा गया है कि भारतीय मानक ब्यूरो ने एक नए मानक ISI 7017 को मंजूरी दी है, इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध चार्जर से यानी कि AC और DC संयुक्त चार्जिंग कनेक्टर जो कि हल्के विद्युत प्राणों के लिए प्रयुक्त होता है, यह मानक उसी के लिए दिया गया है। फिर 16 क्वेश्चन कि भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग ने एक दिशा निर्देश लीनियंसी प्लस नाम से जारी किया है, इसका क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पे जो विकल्प दिया गया है उस विकल्प में एक विकल्प है कार्टेल गतिविधियों पे रोक लगाना। जब हम इकोनॉमिक्स में कार्टेल शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका तात्पर्य ऐसा निकलता है कि ऐसे संगठन जो कि समान वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और वो बाजार में कीमतों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। तो जब कीमतों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं तो इसका तात्पर्य हो जाए कि एकाधिकार की स्थिति हो जाएगी। तो भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग का यह उद्देश्य ही है कि वह बाजार में प्रतियोगिता को बढ़ावा दे, ना कि एकाधिकार को बढ़ावा दे। उसके बाद 20 क्वेश्चन, हाल में ही ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड चर्चा में था, यह क्या है। तो यहाँ पे जो विकल्प दिया गया है IDF का गाजा पट्टी में हमास के विरुद्ध अभियान जो चला है उसी को हम नाम देते हैं आयरन स्वॉर्ड के तौर पे। फिर 23 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश आयरन डोम रक्षा प्रणाली का प्रयोग करता है। तो इजराइल द्वारा जो अपनी सुरक्षा के लिए जिस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम आयरन डोम रक्षा प्रणाली कहते हैं, और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जो भी मिसाइल अटैक होते हैं तो उसे आकाश में ही क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। फिर 30 क्वेश्चन जो है, इनमें से कौन सा कथन उच्च समुद्र शब्द को सही से निरूपित करता है। तो मैं यहाँ बाकी विकल्प पे नहीं जाता हूं, यहाँ पे मैं सीधे बताता हूं। यहाँ पे जो विकल्प ए दिया गया है महासागरों का खुला क्षेत्र जो कि देशों के अनन्य क्षेत्राधिकार से बाहर है, उसे ही हम हाई सीज या उच्च समुद्र कहते हैं।
37 क्वेश्चन, ये एंसेंट और मिडाइवल दोनों में ये चीज है। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता है। तो जो सी ऑप्शन यानी कि कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के जो आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए ये विकल्प इसका ये आंसर होगा ये। इसके बाद आपने पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा हुआ जो 55 नंबर में, भारत में मार्शल लॉ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दो विकल्प दिए गए। एक है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ को परिभाषित किया गया, जो कि गलत है। दूसरा, मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल दोनों को देश के किसी भी हिस्से में लागू किया सकता है, ये विकल्प सही है। अतः जो आंसर होगा केवल दो यानी कि बी। फिर हम आते हैं 56 पे, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत में राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है। यहाँ पे चार विकल्प दिए गए। भारत का महान्यायवादी, दूसरा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तीसरा राज्यपाल और जो चौथा है नीति आयोग के अध्यक्ष। जो प्रथम तीन विकल्प है वो सही है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि नहीं होती है। तो ध्यान रखिए कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो एक्चुअल में एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं, यानी कि जो भारत के प्रधानमंत्री होंगे वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होंगे। तो इसलिए नीति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है। फिर 57 में आइए, ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संविधान में है, और तीन विकल्प दिया गया है, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल और तीसरा है उप प्रधानमंत्री। तो जो मूल संविधान था, तो मूल संविधान में कहीं पर भी मंत्रिमंडल शब्द की चर्चा नहीं थी, मंत्रिपरिषद शब्द की चर्चा थी। परंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया। तो इस हिसाब से मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दोनों आंसर होगा, और भारत के संविधान में कहीं भी उप प्रधानमंत्री शब्द की चर्चा नहीं की गई है। इसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए कि इनमें से कौन सा युग्म सही है। यानी कि एक तरफ शहर का निर्माण दिया गया है और दूसरी तरफ निर्माता का नाम दिया गया है। तो आगरा और उसके बगल में अकबर, उसके बाद दिल्ली और उसके बाद में अनंगपाल। तो ध्यान में रखिएगा कि जो पुरानी शहर जो जिसे हम दिल्ली या ढिल्लिका कहते हैं, उसके निर्माता के तौर पे अनंगपाल तोमर का नाम आता है। तो वेस्टली ये विकल्प सही है। तीसरा श्रीनगर, ये अशोक, यानी कि यहाँ पे जो विकल्प हो जाएगा वो 2 और 3। 63 क्वेश्चन भी एंशिएंट हिस्ट्री सॉरी मिडाइवल हिस्ट्री से है ये। निम्नलिखित मंदिरों पर विचार करें, कृष्ण स्वामी, हजारा स्वामी और विठल स्वामी। और पूछा गया है इनमें से कौन से मंदिरों का निर्माण कृष्णदेव राय द्वारा करवाया गया। तो जो विकल्प है 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 और सभी, तो यहाँ पे जो सभी विकल्प होगा वो इसका आंसर होगा ये। 69 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। यानी कि दो कॉलम दिए गए, एक प्रसिद्ध व्यक्ति और दूसरा उपनाम और पदवी। तो पहला विकल्प है बाल गंगाधर तिलक और उनके बगल में दिया गया महाराष्ट्र का रॉबिन हुड, जो कि गलत है। रामास्वामी नायकर, इनके बगल में दिया गया थनतई, यही विकल्प सही है। और तीसरा है के केलप्पन, केरला गांधी। तो जो विकल्प 2 और 3 है वो आपको सही है ये। 71 क्वेश्चन में आपने पूछा था कि अबुल कलाम आजाद मुस्लिम लीग से जुड़े हुए थे, ये विकल्प कैसे सही है। तो मैं बता दूं, 71 में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ, ये विकल्प सही है। मोहम्मद अली जिन्ना ने सर्वाधिक बार इसकी अध्यक्षता की, ये गलत है। और अबुल कलाम आजाद मुस्लिम लीग से जुड़े हुए थे। तो प्रारंभिक दौर में अगर हम देखें तो अबुल कलाम आजाद मुस्लिम लीग से जुड़े हुए थे, लेकिन बाद में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े। तो इस हिसाब से यहाँ पे 1 और 3 ये विकल्प आपका सही है ये। उसके बाद 73, मीर कासिम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सबसे पहला है, इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मिदनापुर स्थानांतरित की, जो कि गलत है, मुंगेर स्थानांतरित की थी। दूसरा, इसने यूरोपीय तर्ज पर अपनी सेना के आधुनिकीकरण का प्रयास किया, यह विकल्प सही है। और मुंगेर में एक बंदूक बनाने का कारखाना लगाया, यह भी सही है, यानी कि 2 और 3 इसका आंसर होगा, यानी कि विकल्प बी। 77 क्वेश्चन पूछा गया कि किस भारतीय ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाए जाने का विरोध किया था। तो यहाँ पे एस.एन. गांगुली, स्वामी सत्यानंद दास, राधाकांत देव और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 77 का जो सी विकल्प है राधाकांत देव, ये इसका आंसर होगा ये। 86 पे हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य थी। तो हमें यह ध्यान में रखना होगा कि जब हम संविधान सभा में महिला सदस्य की बात करते हैं तो कुल मिला के 15 महिला सदस्य थी। नाम बताना तो संभव नहीं है,
बट यहाँ पे जो विकल्प दिया गया है दुर्गाबाई देशमुख, बेगम एजाज रसूल और तीसरा है शीतल महापात्रा। तो दुर्गाबाई देशमुख जो थी वो यहाँ महिला सदस्य के तौर पे थी, और बेगम एजाज रसूल के साथ एक और बात यह है कि वह मुस्लिम महिला सदस्य के तौर पे भी थी। अतः जो विकल्प होगा वो आपको 1 और 2 होगा। ये 92 में आपने पूछा था कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो ए आंसर क्यों होगा? तो ए इसमें दिया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष को सदस्यों को निलंबित और उसके निलंबन को वापस लेने का अधिकार होता है। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि जब हम इसकी चर्चा करते हैं कि सदस्यों को निलंबित करने का, तो लोकसभा अध्यक्ष को तो ये अधिकार होता है निलंबन करने का, परंतु जब निलंबन को वापस लेने की बात आती है तो ये अधिकार होता है सदन का। इसलिए यहाँ पे जो असत्य कथन वो पहला ही होगा ये चीज। फिर 94 की अगर हम बात करें, भारतीय संविधान में हुए प्रथम संविधान संशोधन के पश्चात इनमें से कौन सी शब्दावली जोड़ी गई? तो यहाँ पे 1, 2 और 3 यानी कि युक्ति युक्त निर्बंधन, लोक व्यवस्था और किसी अपराध को उकसाना। तो जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था उसमें एक 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, अनुच्छेद 19 में परिवर्तन किए गए थे। तो अनुच्छेद 19 के 2 खंड हैं, एक अनुच्छेद 19(1) जिसमें मूल अधिकारों की चर्चा की गई है, और दूसरा है अनुच्छेद 19(2) से लेके खंड 6 तक, जिसमें हम युक्ति युक्त निर्बंधन की बात करते हैं। तो इस हिसाब से युक्ति युक्त निर्बंधन, लोक व्यवस्था और किसी अपराध को उकसाना, यानी कि ये तीनों इसमें आंसर में शामिल होगा। ये इसके बाद 105 नंबर क्वेश्चन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सुरक्षित भंडार बनाए रखने हेतु भारत सरकार कौन सी कीमत पे खाद्यान्नों का क्रय करती है? तो कृषि कीमत नीति की जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें हमें 3 शब्द मिलते हैं, एक पहला एमएसपी, दूसरा प्रोक्योरमेंट प्राइस और उसके बाद तीसरा जो है वो इश्यू प्राइस। तो भारत सरकार जिस कीमत पे खाद्यान्नों की खरीद करती है अपनी एजेंसियों के माध्यम से, उससे हम कहते हैं प्रोक्योरमेंट प्राइस। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो प्रोक्योरमेंट प्राइस के तौर पर। फिर 107, समावेशी विकास में क्या शामिल नहीं होता है? तो जब हम ये टर्म समावेशी विकास की चर्चा करते हैं तो समावेशी विकास का मतलब होता है कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, या दूसरे शब्दों में वे आर्थिक विकास को सभी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है बिना किसी भेदभाव के। तो ये कहलाता है समावेशी विकास। अब इसमें जो टर्म आ रहा है असमानता घटाना, निर्धनता घटाना और जनजातीय आबादी को मुख्य धारा से हटाना। तो जब हम विकास प्रक्रिया में सभी को शामिल करने की बात करते हैं तो उसमें जनजातीय आबादी को अगर मुख्य धारा से ही हटा देंगे तो समावेशी विकास तो होगा नहीं। इसलिए क्या शामिल नहीं होता में? विकल्प 3 यानी कि जनजातीय आबादी को मुख्य धारा से हटाना, ये विकल्प सही नहीं है। 108 नंबर आ जाइए, खुले बाजार की क्रियाएं। तो इस टर्म को हम समझ लें, जब आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री की जाती है तो इसे हम कहते हैं खुले बाजार की क्रियाएं। इसका उद्देश्य ये होता है कि अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा का प्रवाह है उसे कैसे प्रभावित किया जाए। तो विकल्प दिया गया है, सरकार ऋण लेती है, मुद्रा की मात्रा को प्रभावित किया जा सकता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा मुद्रा की मात्रा को प्रभावित किया जा सकता है। और 112 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौह इस्पात का उद्योग नहीं है? तो विकल्प 1 झड़िया, क्योंकि यहाँ पे कोयला खदान है और यहाँ पे कोई लौह इस्पात उद्योग नहीं लगा।